दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कि यूएस किस तरीके से इंडिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, पीएम मोदी को गिराना चाहता है। और इसी के ऊपर राजन खन्ना साहब, जो एक बॉलीवुड के जानी मानी हस्ती हैं, वो इससे कुछ बात करेंगे। बहुत सी इन्होंने फिल्में बनाई हैं, बहुत से इन्होंने सीरियल के ऊपर काम किया हुआ है। तो राजन खन्ना साहब, जो पब्लिक का ओपिनियन है, पब्लिक जानना चाहती है, क्या जानना चाहती है कि किस तरीके यूएस इंडिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है या मोदी को हटाना चाहता है। देखिए कि ये जो वेस्टर्न आपकी आवाज आनी बंद हो गई। आपकी आवाज आ रही मेरे पास। कनेक्ट हो गया। हाँ जी, बीच में चलो दोबारा तो स्टार्ट करना। और विच स्टार्टिंग फंबलिंग नहीं होनी चाहिए, सीधे क्वेश्चन पूछो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन दो। क्या ठीक है दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को हटाना चाहते हैं, बीजेपी को तोड़ना चाहते हैं, बाहर से भी प्रेशर डालना चाहते हैं, यानी कि कांग्रेस को यूज करके, अपोजिशन पार्टीज को यूज करके यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं इंडिया को। और बहुत से लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वही क्वेश्चन राजन खन्ना साहब पूछेंगे। आप राजन खन्ना साहब पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं जो पब्लिक जानना चाहती है। देखिए, ऐसा है कि भारत को शक्तिशाली होते जो है वो वेस्टर्न पावर्स देखना नहीं चाहती, और वेस्टर्न पावर्स का लीडर इस वक्त यूएसए है। उसके लिए समय समय के ऊपर उन्होंने जो है, पिछली बार एक इंप्रेशन उन्होंने ये दे दिया जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई, तो उसके बाद से एक ऐसा उन्होंने इंप्रेशन दे दिया था कि वो भारत के बहुत बड़े मित्र हैं, हमको स्ट्रेटेजिक फ्रेंड उन्होंने कहना शुरू कर दिया। लेकिन जिसको कहते हैं ना, वेयरिंग द फैंग्स, कि अभी वो धीरे धीरे करके उनका एजेंडा सामने आना शुरू हो गया। अभी आपसे जो आज बातचीत करना चाहता हूँ वो ये है कि एक लेटेस्ट जो है वो न्यूज आ रही है। कहते हैं कि करीबन इस वक्त की जो प्रेजेंट रिजीम है मोदी जी की, उसको गिराने के लिए कोई करीबन 37 मेंबर पार्लियामेंट है जिनको उन्होंने सीआईए ने संपर्क किया, डीप स्टेट ने संपर्क किया है, और उनको किसी प्रकार से अभी उनके हो सकता है कि उनके साथ में उनके एंगेज करने के क्या चीज है, मतलब कोई उनके पुराने राज उनके पास हैं, या उनके कोई उन्होंने लालच उनको दिया है, या कोई और बात है। तो इस वक्त मोदी गवर्नमेंट गिराने की जो है वो एक वक्त मीडिया में बहुत चर्चा हो रही है। और एक और नाम आ रहा है, कहते हैं कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी है यहाँ के बड़े लीडिंग, जो जिनके आगे कोई बेटा है वो डीप स्टेट के साथ में कांटेक्ट में है कि सरकार को गिरा दिया जाए। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, आपकी जो खबर है बिल्कुल ठीक खबर है, क्योंकि यूएस चाहता ही नहीं कि इंडिया स्ट्रांग हो। और एक खबर आ रही है कि 37 एमपीज को तोड़ने की बात की जा रही है, ताकि बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है वो पहुंच जाए 200 के आसपास। यही उन्होंने कोशिश की थी जब 2024 का इलेक्शन हुआ था। और देखिए, दुश्मन तो कोशिश करता रहता है, हमारा अमेरिका दोस्त नहीं है। अमेरिका ने हमेशा इंडिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और सिर्फ एक इंडस्ट्रीज की बात नहीं है, क्योंकि बहुत से इंडस्ट्रीज तो बीजेपी के खिलाफ है और कांग्रेस के क्लोज है, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत फायदा उठाया दिया था उनको। और साथ में एक इंडिया का इंटेलिजेंस का चीफ था, आर एस दुल्लत का नाम लिया जा रहा है कि दुल्लत साहब भी इनके साथ मिले हुए। दुल्लत साहब ने जो राहुल गांधी की यात्रा थी उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। लेकिन चलो हम बात करते हैं इसके ऊपर कि क्या प्लान चल रही है। देखिए, बीजेपी को जो आपकी यूएस की गवर्नमेंट है तो स्ट्रांग नहीं देखना चाहती, या मोदी को स्ट्रांग नहीं देखना चाहती, वो नहीं चाहती कि इंडिया स्ट्रांग हो। आज की बात नहीं है, जब 2014 का इलेक्शन हुआ था तब उनको था कि मोदी नहीं आएगा, उनको उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन मोदी आ गए तो इससे उनको बड़ी घबराहट सी हो गई। और उससे पहले मोदी को ब्लैकलिस्ट किया हुआ था उन्होंने। 2019 का इलेक्शन हुआ तो मोदी की इतनी ज्यादा देर थी मोदी के फेवर में कि यूएस कुछ कर नहीं पाया। लेकिन जब 2024 का इलेक्शन था तो उस टाइम पे सीआईए ने पूरी कोशिश की, जो उनके एम्बेसडर थे वो जगह जगह घूमे, अपोजिशन पार्टी से मिले, साथ में जो बीजेपी के अलाइज थे उनसे मिले, और इवन वो गए कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला से और उमर अब्दुल्ला से मिले कि ये बीजेपी को सपोर्ट ना करे। लेकिन उस टाइम पे भी बीजेपी को जो हराने की कोशिश थी, क्योंकि मोदी का जो एजेंडा था वो था 400 प्लस, और इनको मिली 240 सीटें। और उनकी उम्मीद थी कि इनको 200 से कम सीटें मिलेगी। अगर 200 से कम सीटें मिलेगी तो यहाँ पे अलायंस बनेगा, या कांग्रेस किससे मिलकर गवर्नमेंट बनाएगी, बीजेपी का कोई बनेगा, ये बात थी। और इस टाइम पे कोशिश की जा रही है कि इनके एमपीज को कैसे खरीदा जाए, कैसे तोड़ा जाए। कुछ को पैसे देके और कुछ को एजेंडे के ऊपर खरीदा जाएगा। देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जैसे सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा ही बीजेपी को नुकसान पहुंचाते रहे। वाजपेयी की गवर्नमेंट उन्होंने गिराई थी एक बार 1998 के अंदर। और उसके बाद जब 2004 का इलेक्शन हुआ तो उस टाइम पे आरएसएस ने बीजेपी को धोखा दिया था, वाजपेयी को धोखा दिया था, क्योंकि वो वाजपेयी को चाहते नहीं थे। वो चाहते थे कि उनका जो
कान पकड़ के उनके सामने बैठक लगाए, उसको पीएम बनाया जाए। और इस टाइम पे भी जो 2018 के इलेक्शन था, उस टाइम पे गडकरी का नाम सामने आया था। गडकरी ने बड़ी कोशिश की कि उनको पीएम का कैंडिडेट बना दिया जाए, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिली। और गडकरी वो आदमी है जो बीजेपी के अंदर बैठे हैं, पीएम बनना चाहते हैं, और उनको मोहन भागवत सपोर्ट करते हैं। मोहन भागवत क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि मोहन भागवत की जो गडकरी की जो मदर है, मोहन भागवत की कजन है, और वो चाहते हैं कि अगर गडकरी बनेगा तो उनको बहुत फायदा होगा। अभी तो मर्सिडीज में घूमते हैं, बाद में वो स्पेशल जेट्स के अंदर घुमा करेंगे। मोहन भागवत यही चाहते हैं। तो एक ये टारगेट है। दूसरा, जो धनखड़ थे बीजेपी के अंदर, उन्होंने वैसी कोशिश की थी बीजेपी को तोड़ने की, नुकसान पहुंचाने की, लेकिन उनको टाइमली बीजेपी ने निकाल दिया। उनको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उनकी कोई फॉलोइंग नहीं है। और साथ में जो अपोजिशन पार्टी था, स्पेशली राहुल गांधी, जो पहले बात करते थे कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको यूज किया जा रहा है डीप स्टेट के द्वारा। और इस टाइम पे जो नया एजेंडा चला है कि यहाँ पे चोरी हो रही है, वोट चोर की बात की जा रही है, लेकिन देखते हैं कि इस टाइम पे क्या फर्क पड़ता है इनके जो कैंपेन चल रहा है बिहार के अंदर। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी बुरी तरह से डिफीट हो जाएंगे बिहार के अंदर, और सीए का जो एजेंडा है वो भी फ्लैट गिर जाएगा। साथ में अगर हम शुरू से बात करें, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो यूएस हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा इंडिया के खिलाफ। और उस टाइम पे जब इंदिरा गांधी स्ट्रॉन्ग पीएम बनी तो इंदिरा गांधी को हटाने की पूरी कोशिश की गई, और आपने देखा कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। इंदिरा गांधी की गलती ये थी कि वो इलेक्शन के अंदर कुछ उनके ऊपर कैंपेन जिसको छीन नहीं पाए, और इमरजेंसी जेपी उनको इकट्ठा किया था, उनको सामने रखा था सीआईए ने, और इंदिरा गांधी को अल्टीमेटली पावर लूज करनी पड़ी। लेकिन इंदिरा गांधी फिर आ गई। और इसी तरीके से जब लाल बहादुर शास्त्री पीएम थे तो उनको किसने मारा? कौन उसको हटाना चाहता था पावर से? ताशकंद के अंदर उनका जो मर्डर किया गया, वो किया गया सीआईए के द्वारा। कुछ पाकिस्तानी जो सीनियर ऑफिसर्स थे जो ताशकंद में गए थे, उन्होंने उनके खाने के अंदर जहर मिला दिया था। और ये जो क्लेम किया है, ये सीआईए के सीनियर आदमी ने क्लेम किया है। और इसी तरीके से इंडिया जब न्यूक्लियर बनना चाहता था 1965 के अंदर, तो होमी भाभा का मर्डर कर दिया, उनके साथ साथ पूरे प्लेन को उड़ा दिया। 136 लोग मरे थे उस प्लेन के क्रैश के अंदर, लेकिन सिर्फ होमी भाभा को मारने के लिए 135 लोगों का मर्डर कर दिया गया। और उसी तरीके से विक्रम साराभाई का 1971 में मर्डर कर दिया गया, दिसंबर 1971 में, जब वो केरला के अंदर एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, क्योंकि वो भी इंडिया को न्यूक्लियर बनाना चाहते थे। और जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बॉम्ब ब्लास्ट किया, उससे पहले इंदिरा गांधी ने 1974 में किया था, तभी इंदिरा गांधी से दुश्मनी शुरू हो गई थी। जब वाजपेयी ने किया तो भी हटाने की बात थी, लेकिन वाजपेयी को हटा नहीं पाए, उनको टाइम लग गया काफी देर। हमारे पे सैंक्शन इंपोज करती थी, जैसे आज सैंक्शन इंपोज किए। फिर पीएम मोदी को हटाना चाहते हैं, क्योंकि पीएम मोदी इस टाइम पे इंडिया को बड़ी हाइट्स पे ले जा चुके हैं। और यूएस की जो हमारे पे थ्रेट आ रहे हैं, यूएस हमको चाहता है कि उसकी गुलामी करे, पीएम मोदी उस पर एक्शन नहीं ले रहे। और यूएस चाहता है कि पीएम मोदी को या तो उनके कंट्रोल में आ जाए या उनको हटा दिया जाए। आपको याद होगा कि जब जो बाइडेन प्राइम मिनिस्टर थे तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, तो पीएम मोदी को यूएस के अंदर बुलाया गया था। पीएम मोदी गए तो उनसे 2 शर्तें रखी गई। पहले कहा कि आप नाटो ज्वाइन कर लो। जब पीएम मोदी ने मना कर दिया तो कहते हैं नाटो प्लस ज्वाइन कर लो, वो भी पीएम मोदी ने मना कर दिया। तो उसके बाद कहा कि आप रशिया से आर्म्स लेना बंद कर दो, पीएम मोदी ने मना कर दिया। हमारा 60% एमुनिशन वो रशियन है, हम कैसे उनसे बंद कर दें? तो इससे भी यूएस नाराज हो गया। जब रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ तब भी हमारे पे सैंक्शन लगाने की कोशिश की गई कि आप रशिया से ऑयल डालो। इंडिया जो रशिया से ऑयल लेता है उससे $10 बिलियन हर एक साल अर्न करता है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, यूएस को पसंद नहीं है। और जबकि यूएस वहां से $20 बिलियन की ट्रेड कर रहा है यूक्रेन के साथ, रशिया के साथ पिछले 3 साल के अंदर। चाइना सबसे ज्यादा ऑयल ले रहा है, लेकिन उस पर तो प्रेशर नहीं डाल रहे, लेकिन प्रेशर इंडिया पे डाला जा रहा है, यानी कि इनडायरेक्टली, क्योंकि वो इंडिया की प्रोग्रेस को देख नहीं पा रहे, पचा नहीं पा रहे। क्योंकि इंडिया इस टाइम पे वर्ल्ड की 5वीं नंबर की इकोनॉमी और बहुत जल्दी 4 नंबर पे जाने वाली है, और 4 नंबर के बाद 3 नंबर पे जाने में भी इंडिया को देर नहीं लगेगी। और ट्रंप जब पावर में आए थे तो बहुत सी उम्मीद थी ट्रंप से कि वो इंडिया की सपोर्ट करेंगे, और चाइना को इससे बड़ी घबराहट थी कि इनके बीच में कोई बड़ा एग्रीमेंट होगा। लेकिन ट्रंप टोटल कंट्रोल में आ गए डीप स्टेट के और सीआईए के, और ट्रंप वही काम कर रहे हैं जो चाहती है डीप स्टेट, यानी कि इंडिया को कमजोर करना। और हमेशा यूएस की पॉलिसी रही है कि इंडिया को कमजोर करे, इंडिया को नाकाम कर दे, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर इंडिया स्ट्रांग होगा तो फ्यूचर के अंदर उनको चैलेंज कर सकता है। क्योंकि इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है एशिया के अंदर, क्योंकि इंडिया कंट्रोल करता है इंडियन ओशन, और साथ में 80% ट्रेड जो बहुत सी कंट्रीज को पास करती है, और पास करती है इंडियन ओशन से, चाहे चाइना लगा लीजिए, चाहे जापान लगाइए, चाहे आसियान कंट्रीज लगाइए। और जो इंडिया की लोकेशंस है, यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड, यहाँ से वर्ल्ड की मैक्सिमम ट्रेड पास करती है, इसलिए इनको इंडिया से डर लगता है। और ये नहीं चाहती इंडिया स्ट्रांग हो। जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया तो यूएस को उम्मीद नहीं थी कि इंडिया इस तरीके से
पाकिस्तान को डिफीट कर देगा, उनके न्यूक्लियर आर्सेनल को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर आर्सेनल है वो कंट्रोल के अंदर है यूएसए के। और इंडिया ने जिस तरीके से उनके नूर खान एयरबेस को डिस्ट्रॉय किया, जिस तरीके से कैराना हिल्स जहां पे उनके न्यूक्लियर बॉम्ब रखे थे उनको ब्लॉक कर दिया, तो यूएस को और ज्यादा पजल हो गया, घबरा गया और इंडिया पे टैरिफ लगाने की बात करनी शुरू कर दी। लेकिन यूएस की जो अटेम्प्ट है इंडिया को डिफीट करने की या मोदी को हराने की, मुझे नहीं लगता सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि हमारी एजेंसी सिस्टम पे स्ट्रांग है, हमारी एजेंसी सिस्टम पे एक्टिव है और पूरे तरीके से वॉच कर रही है यूएसए को, सीआईए को, उनकी एक्टिविटीज और जो कोशिश की जा रही है बीजेपी को अंदर से तोड़ने की, चाहे गडकरी हो, चाहे मोहन भागवत हो, चाहे आपका कोई और आदमी हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि एजेंसी स्ट्रांग है। पीएम मोदी कोई गलती नहीं करना चाहते, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में इलेक्शन में गलती हो गई थी। और पीएम आपने देखा होगा कि एक बार यहाँ पे आपके रेड फोर्ट के ऊपर किसान लेके जा रहे थे, आंदोलन करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको पूरी सपोर्ट थी डीप स्टेट की। तो उस टाइम पे जो हमारी पुलिस खड़ी थी, पीएम मोदी ने उनको किसी को बंदूकें नहीं दी, डंडे दिए थे, क्योंकि उनको पता था एक गोली चलेगी तो यहाँ पूरे वर्ल्ड में शोर मच जाएगा। तो आज इंडिया एक्टिव है, इंडिया अलर्ट है और इंडिया पूरे तरीके से अपनी एजेंसीज की जो एडवाइस है उसको सामने रख रहा है, और यूएस की जो इंटेंशन है इंडिया को तोड़ने की, उसको नाकाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है इंडिया के द्वारा। बिल्कुल ऐसा है जी कि अभी जैसे हमारे पीएम मोदी चाइना की यात्रा पे गए हुए हैं, अभी उनकी मीटिंग चल भी रही है। इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो शी जिनपिंग के साथ में उनका जो है वार्तालाप चालू है। हमारा रशिया के साथ भी निरंतर संपर्क है। जयशंकर जी भी वहां गए थे, पुतिन भी शायद अभी भारत आएंगे। तो जो नवा जो जियोपॉलिटिकल जो इस वक्त इक्वेशन बन रही है, उसमें आपको लगता नहीं है कि अगर हमारा भारत, चीन और रशिया का आपस में और सामंजस्य बढ़ जाएगा तो तीनों देशों के लिए भी अच्छा है, और जो वेस्टर्न मोनोपोली उन्होंने हर चीज पे अपनी रखी थी उसके ऊपर बहुत बड़ा एक आघात पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक बात आपकी। देखिए एक्चुअली कि हम अलग से बात करेंगे कि जो चाइना ने सीक्रेट लेटर भेजा था पीएम मोदी को, लेकिन जो हमारा अलायंस बन रहा है, मैं थैंकफुल हूं जो डोनाल्ड ट्रंप के कि उन्होंने इंडिया चाइना रशिया का अलायंस शुरू कर दिया है। और ये अलायंस बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस होगा, क्योंकि रशिया और इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1/3 है टोटल वर्ल्ड की, और रशिया साथ मिल जाता है। इवन ब्रिक्स को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। तो इससे क्या है कि इस टाइम पे सिचुएशन ये आ गई कि यूएस के जो गलत काम है या यूएस का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। ब्रिक्स में डीडॉलराइजेशन का काम चल रहा है कि डॉलर्स को यूज नहीं करेंगे, इससे यूएस की जो आपका डॉलर की उसकी जो प्रेफरेंस है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और दूसरी बात है कि जो हमारे पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, इस टैरिफ के ऊपर दोनों तरफ इम्पैक्ट पड़ता है, हमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा, यूएस को भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ साथ देखिए एक क्वाड बना था, क्वाड के अंदर यूएस था, जापान था और साथ में आपका ऑस्ट्रेलिया था। लेकिन यूएस ने अपने आप को क्वाड से बाहर निकाल लिया। अब पीएम मोदी जापान के अंदर गए और जापान इंडिया के अंदर जो हमारी डेट इकोनॉमी है उसके अंदर $68 बिलियन अगले 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा। और दूसरी तरफ रशिया के ट्रेड मिनिस्टर ने कहा, जो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड मिनिस्टर ने कहा कि मैं इंडिया के साथ पूरा सपोर्ट करेंगे, हम यूएस को क्रिटिसाइज करते हैं। और ये जो क्वाड बना था अब ये ट्राइका बन जाएगा इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का, और ये मिलकर आपस में ट्रेड और बिजनेस करेंगे। एक्चुअली जो क्वाड बना था, क्वाड का पर्पस था कि चाइना को काउंटर करना इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली, लेकिन बाद में इंडिया ने इससे मिलिट्री से जो अपना अलायंस था उसको बाहर ले लिया अपने आप को और कहा हम ट्रेड करेंगे। लेकिन वो जो ट्रेड है उसके अंदर यूएस तो बाहर चला गया। तो इसके साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ करें, यानी कि डेट इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसको ट्रंप ने डेट इकोनॉमी कहा था, उसके अंदर ये कंट्रीज इन्वेस्ट करना चाहती हैं। और दूसरी बात है कि हमारी जो चाइना के साथ, देखिए चाइना हमारा नेबर है, चाइना ने जिस तरीके से इंडिया को एक ऑफर दिया है कि आपका जो भी सामान यूएस के अंदर रिजेक्ट होता है आप हमें भेजिए, हम उसको अपनी कंट्री के अंदर एब्सॉर्ब करेंगे। इसी तरीके से रशिया ने भी हमको कहा कि जो भी आपका सामान है आप हमें भेजिए। इवन रशिया क्या कर रहा है, जो हमें ऑयल भेज रहा था वो सी के रास्ते भेज रहा था, लेकिन अब रशिया ने कहा कि मैं आपको जो ऑयल भेजूंगा वो भेजूंगा चाइना के रास्ते, ताकि छोटा भी पड़े और आपको इससे फायदा भी हो। तो इंडिया बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं कि इंडिया ने जो इस टाइम पे आरआईसी ज्वाइन किया है, कि आरआईसी जिसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है, इससे इंडिया को इम्पैक्ट पड़ेगा और सबसे ज्यादा धक्का लगेगा ट्रंप को। ट्रंप की बहुत क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है यूएसए के अंदर कि किस तरीके से तुमने इंडिया और चाइना को एक साथ में मिला दिया, और हमारी जो ट्रेड होगी चाइना के साथ, क्योंकि हम क्लोज कंट्री है, बॉर्डर लगता है, बॉर्डर की 3 जगह पे खोली गई है जहां से इंडिया और चाइना ट्रेड करेंगे। इससे आपको सामान भी सस्ता मिलेगा, आपको चीजें मिलेगी, और चाइना इस टाइम पे इंडिया से कह रहा है कि जो भी आपको सामान देना मुझे दीजिए, और जो हमें रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए थे वो चाइना ने कहा आपको देंगे। और देखिए दूसरी तरफ इंडिया की इकोनॉमी जो थी वो थी 6.8%, लेकिन अब
फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 2025-26 की हमारी जो इस टाइम पे इकोनॉमी है वो ग्रो की है बाई 7.8%, जिससे पूरे वर्ल्ड हिला हुआ है। यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक जो हमारी इकोनॉमी की प्रोग्रेस हुई है वो हुई है 7.8%। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि डिस्पाइट यूएस टैरिफ, जो यूएस ने हमारे पे टैरिफ लगाया, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी बाई 7% और मोर। तो ये तो इंडिया बहुत ज्यादा, यानी कि डेड इकोनॉमी इतने स्पीड से बढ़ रही है। तो आपने जो बात की कि दोनों का जो अलायंस बनेगा, यानी कि आरआईसी का जो अलायंस बनेगा, इससे इंडिया को स्ट्रेंथ मिलेगी, इंडिया स्ट्रांग होगा। और साथ में जो हमारे दुश्मन है जैसे पाकिस्तान और चाइना हमारे साथ मिलेगा और पाकिस्तान को उस तरीके से सपोर्ट नहीं करेगा जैसे पाकिस्तान को पहले करता था। उसी तरीके से बांग्लादेश, जहां पे यूएस घुस गया था, उसको भी बाहर निकालने की प्लानिंग की जा रही है इंडिया और चाइना के द्वारा। बिल्कुल ऐसा आपको नहीं लगता? देखिए कि हमारा जो पिछले 60 साल से एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है चाइना के साथ में, वो डिस्प्यूट परमानेंटली ठीक है, सॉल्व नहीं हुआ तो भी उसको एक बार हम लोग क्या है फ्रीजर में डाल सकते हैं, ताकि हमारी जो स्कर्मिशेस जैसे डोकलाम में हो गई, गलवान में हो गई, या आए दिनों में सुनाई देता है कि चाइनीज ट्रूप्स जो है वो एलएसी क्रॉस करके कभी हमारी जमीन पे आगे बैठ गए, तो एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर दिया जाए बॉर्डर का कि जिसमें हमारी कम से कम एक हम कहेंगे 15-20 साल तक तो कोई भी आपस में इस प्रकार का हमारा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। और कोशिश ये होनी चाहिए कि धीरे धीरे करके ये लॉन्ग टर्म में अपना बॉर्डर डिस्प्यूट, देखो चाइना के साथ हमारा जो है वो किस प्रकार का, किस बात का कॉन्फ्लिक्ट है? कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हमारी कल्चरल सिविलाइजेशनल हमारी सिमिलैरिटीज भी हैं। हमारे यहाँ से बुद्ध गए वहां, लोग उस बात की इज्जत भी करते हैं। कोई आइडियोलॉजिकल बैगेज नहीं है। जैसे पाकिस्तान के पास में एक आइडियोलॉजिकल बैगेज है, वो कहता है वो, जैसे वो असीम मुनीर ने बीच में कहा था कि अभी हम तो क्या है इस्लाम मानने वाले हैं, इस्लाम दुनिया का सबसे सुपीरियर रिलीजन है, कभी हिंदुओं के साथ मारे। ये आइडियोलॉजिकल बैगेज पाकिस्तान कैरी करता है, चाइना कोई आइडियोलॉजिकल बैगेज कैरी नहीं करता। हमारी इकोनॉमिक फिलॉसफी उनके साथ मिलती है। तो ये सारी सिमिलैरिटीज होने के बाद में अगर हम दो बातें, एक तो क्या कि बॉर्डर डिस्प्यूट उनके साथ में हम थोड़ा सॉल्व कर लें, दूसरा एक बात उनके साथ में हम क्लियर कर लें कि जो उन्होंने पाकिस्तान को उनकी जो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट रहती है, अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी जो भी आर्म J-10C था वो भी चाइना का था, JF-17 वो भी चाइना का, PL-15 मिसाइल थे वो भी चाइनीज थे। उसके बाद में उनका जो HQ-9 जो उनका एक GQ-9 जो उनका डिफेंस सिस्टम है वो भी चाइना का। तो क्यों ना चाइना के साथ में ऐसी बात की जाए कि वो पाकिस्तान के साथ में जिस प्रकार की सपोर्ट करता है वो बंद होनी चाहिए। देखिए बंद तो नहीं करेगा चाइना, वो उसका अपना एजेंडा है। ये नहीं है कि आप हमारे से दोस्ती करेंगे तो पाकिस्तान दुश्मनी कर देंगे। लेकिन आपने जो कहा ना कि जैसे हमने देखिए 1962 में चाइना ने अटैक किया, 1967 में जो हमारा बॉर्डर पे क्लैश हुआ था, जहां पे हमारे 80 सोल्जर मारे गए, चाइना के 400 मारे गए थे, उसके बाद ये एग्रीमेंट कर दिया गया कि दोनों एक दूसरे के सामने गन्स यूज नहीं करेंगे, और गन यूज नहीं की गई। लेकिन उसके बाद चाइना क्या क्या बार बार हमारे एरिया के अंदर घुसता था, चाहे डोकलाम की बात कर लीजिएगा, चाहे अरुणाचल प्रदेश लगाइएगा, चाहे लेह लद्दाख, और हमारे एरिया में बैठ के चला जाता था। लेकिन जब से 4 साल तक हमारा स्टैंड ऑफ चला पाकिस्तान चाइना के साथ 2020 से लेकर 2024 तक, उसके बाद चाइना ने ये स्टैंड ऑफ को खत्म किया, वो विड्रॉ किया, हमने नहीं विड्रॉ किया। उसके बाद चाइना को समझ में आ गया कि इंडिया डिफरेंट है, मोदी के साथ जो बात होगी डिफरेंट तरीके से होगी, तो चाइना को इस चीज समझ में आ गई है। और चाइना ने जिस तरीके से इंडिया को ऑफर किया है, फ्रेंडशिप ऑफर की है, तो चाइना हमारे एरिया के अंदर इंक्रोच नहीं करेगा। देखिए बॉर्डर डिस्प्यूट है, थोड़े से रहेंगे, उसको भी देखिए पहली बार कहा है उन्होंने कि हम इस डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश करेंगे, देखिए कब तक होता है। लेकिन साथ में ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे। जिस तरीके से चाइना ने हमको ऑफर किया है कि हम आपके साथ सपोर्ट करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम अब नए डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और जो आपका नया इशू है इस पे हम अलग से बात करेंगे। मुझे लगता है कि हमने जो मेन इशू थे डिस्कस कर लिए, और अगला कोई इशू होगा उस पर अलग से बात करेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पे हम खत्म करें प्रोग्राम को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारा प्रोग्राम ज्यादा लंबा हो। कोई और क्वेश्चन आपके पास? नहीं, बस फिर और जो विषय है वो करेंगे अगली बार को जो है कवर करेंगे। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका कोई कमेंट्स हो तो अपने कमेंट दीजिए कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा और आप क्या क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उसी पे हम अगली बार भी बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं और आपको शेयर करूं। मेरा जो पर्पज है वीडियो बनाने का वो है नॉलेज शेयर करना, अपनी जो नॉलेज है उसको लोगों को पहुंचाना, लोगों को पता चले कि रियलिटी क्या है। जय हिंद, जय भारत।